हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे आज इंग्लिश पेडागोजी का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्या है आपका चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया कह सकते हैं आप। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है इंग्लिश को टीच करने के लिए या फिर इंग्लिश को समझने में लर्नर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, टीचर को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन कौन से चैलेंजेस है जो कि फेस करने पड़ते हैं। ये चैप्टर जो है इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर में आपका आता है लर्निंग डिसेबिलिटी भी, तो वो मैं आप लोगों के साथ एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप ज़रूर उसे चेक करें। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया सब उसमें हमने डिस्कस किया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। इस टॉपिक के एंड में भी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये आपका क्या है बेसिकली कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो कि इंग्लिश को टीच करने के मामले में इंडिया में हमें फेस करना पड़ता है। तो क्या है आपका सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, सबसे पहला जो चैलेंज है वो क्या है, ओवर क्राउडेड क्लासरूम। यानी कि जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो क्या होता है आपका, क्लासरूम क्या होता है, ओवर क्राउडेड होता है। भाई इतने सारे स्टूडेंट है क्लास में, एक टीचर है, भाई 40-50 बच्चे जो आपके एक क्लास में है, तो क्या होगा, द टीचर इज नॉट एबल टू टैकल इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। भाई एक एक बच्चे पर जो है टीचर ध्यान नहीं दे पाएगी यहाँ पर, और ज़रूरी हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें बच्चों को कुछ सिखाना है तो हम हर बच्चे को जो है अगर हम टारगेट करके चलेंगे तभी हम हर बच्चे को सिखा पाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है क्लास में सारे के सारे बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, टीचर ने एक बार कह दिया उनको सब समझ में आ गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको 2 बार में 3 बार में समझ में आता है। तो इस ओवर क्राउडेड क्लासरूम की वजह से टीचर जो है वो जो पर्टिकुलर किसी बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता है। अगर कोई स्लो लर्नर है, किसी को इंग्लिश को सीखने में ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, उस पर क्या होगा, टीचर ध्यान नहीं दे पाता है। दैट्स वाई कि आपकी टीचिंग में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश की। इंग्लिश क्या बाकी सब्जेक्ट्स में भी प्रॉब्लम होती है, बट हम यहाँ पर इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ एफिशिएंट एंड क्वालिफाइड टीचर्स। भाई यहाँ क्या है, हमारे पास में इंग्लिश को सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और क्वालिफाइड टीचर्स भी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, टीचर्स ने भी उसी तरीके से इंग्लिश को पढ़ा है, वही आपका जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के तरीके से कि भाई क्या है, ट्रांसलेशन कर करके दे दिया जाए बच्चों को, तब जा करके उनको समझ में आएगा। तो इसी तरीके से क्या है, हमें भी वो क्वालिफाइड टीचर्स जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं जो कि इंग्लिश को एक बेहतर तरीके से पढ़ा सके। एम जो है इंग्लिश का, भाई एम क्या है, बच्चा जो है इंग्लिश को सीख सके, बोल सके, जरूरत पड़ने पर उसकी स्पीकिंग बेहतर हो सके, इंटरेक्शन कर सके वो, ठीक है, उस लैंग्वेज के लिटरेचर को समझ सके। ये एम को जो है हम यहाँ पर ये टीचर्स जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स की हमारे पास में कमी रह जाती है। इसी तरीके की ट्रेनिंग जो है टीचर्स को नहीं मिल पाती है, इसलिए उनका भी क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर फिट नहीं हो पाता इंग्लिश को सिखाने के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल मटेरियल्स। अब यहाँ पर क्या है, इंग्लिश को सिखाने के लिए, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग तो है नहीं कि भाई हम इंटरेस्टिंग तरीके से अपने आप सीख जाएंगे, यहाँ दुनिया भर में बोलते हुए सुनेंगे और सीख जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, सुनने के लिए मिलती नहीं है हमें आसपास में। तो इसके लिए क्या है, अगर हमें इसको इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाना है, बच्चों को मोटिवेट करके सिखाना है, तो क्या चाहिए होगा, हमें कुछ मटेरियल्स जो सुटेबल मटेरियल्स है, जो टीचिंग जो टीएलएम है हमारे, वो इंटरेस्टिंग होने चाहिए जिससे कि हम इसको इंटरेस्टिंग बना सकें। और वो क्या है, यहाँ पर हमें यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। स्कूल के पास में इतना फंड नहीं होता है, या फिर स्कूल जो है कई बार इस चीज़ पर खर्चा करना ज़रूरी भी नहीं समझता है। दैट इज़ वाई क्या है, इंग्लिश को टीच करने में ये वाली एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी एक्सपोजर। अब क्या है, हमें यहाँ पर एक्सपोजर का मौका भी नहीं मिल पाता है इंग्लिश के लिए। आपने देखा होगा कि मतलब आपने सारी डिग्रियां ले रखी है, उसके बावजूद भी क्या होता है, एक सिंगल सेंटेंस भी इंग्लिश में बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, क्योंकि हमें वही मेथड याद है कि भाई पहले हिंदी में सोचेंगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, देन उसको स्पीक करेंगे। इतने में क्या होता है, हमारी फ्लुएंसी जो होती है वो बिगड़ जाती है। एक्सपोजर का मौका नहीं मिल पाता, क्यों, फैमिली में बोलने की कोशिश करेंगे, वहाँ नहीं बोल पाएंगे। चलो फैमिली एक बार के लिए आपको सपोर्ट भी करेगी कि चलो भाई इंग्लिश को आप बोलना सीखिए, तो आपको सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन बाकी कहाँ बोलेंगे, सोसाइटी में नहीं बोल पाएंगे, फ्रेंड्स के साथ में बोलेंगे तब तो आप मतलब 2-3 पेट लाइन्स है एकदम फ्रेंड्स की, तो कि ज़्यादा अंग्रेज मत बन, है कौन सा फॉरेन से आया है तू, बड़ा मतलब फॉरेन से आया है, तो ये सब चीज़ें हमें सुनने के लिए मिलती है। दैट्स वाई क्या होता है, एक्सपोजर यहाँ पर इंग्लिश का नहीं हो पाता है। इस वजह से हम उसको सिर्फ और सिर्फ हम उसके रूल्स रटने तक ही सीमित रह जाते हैं। ठीक है, एक ये है। नेक्स्ट है नेग्लेक्टिंग द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यहाँ क्या है, टीचर्स जो क्या करते हैं वो
एम जो है इंग्लिश को सिखाने का वो टोटली क्या होता है, हमारा नेग्लेक्ट हो जाता है। किस वजह से? द टीचर ओनली वांट्स दैट इज स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, टीचर क्या चाहता है, भाई मेरा जो बच्चा है वो एग्जामिनेशन पास कर ले, 100 में से उसके 90 आ जाए, 100 में से 100 आ जाए। बोल पा रहा है इंग्लिश, नहीं बोल पा रहा है, ये आपका एम नहीं होता है। एज अ टीचर, इंग्लिश के टीचर का एम जो है हमारे यहाँ पर ये नहीं होता है। क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट है, इसको हमें कंप्लीट करवाना है, सिलेबस कंप्लीट करवाना है, बच्चे के अच्छे मार्क्स आ जाने चाहिए, पूरे स्कूल में मेरी क्लास का अच्छा रैंक आ जाना चाहिए। यहीं तक हम टीचिंग का एम जो है समझते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो मेन जो आपका उद्देश्य होता है टीचिंग का, इंग्लिश का, कि भाई बच्चा जो है कॉन्टेक्स्ट में सीख सके, उस भाषा को समझ सके, बोल सके, वो जो एम है आपका यहाँ पर अनदेखा हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, ओल्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर क्या है, इंग्लिश को जो टीच करने के मेथड है हमारे यहाँ पे अभी भी घिसे पिटे मेथड्स को यूज किया जा रहा है। जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, कि आप बच्चे को एक लाइन पहले इंग्लिश में बताएंगे, फिर उसका वर्ड टू वर्ड आप उसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करके देंगे। वही घिसे पिटे मेथड्स जो है वो जो सदियों से चले आ रहे हैं वो आज भी चले आ रहे हैं, इसीलिए इंग्लिश में स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट जो है वो नहीं हो पा रही है। अब क्या होता है कि हम बच्चे को ट्रांसलेट करके देते हैं, वो भी आगे चल करके हर एक चीज़ को, हिंदी को पहले माइंड में ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में और फिर बोलने की कोशिश करता है, और वहाँ पर क्या होते हैं, वो नहीं, मतलब बोलने में वो इतनी अच्छे से फ्लुएंसी के साथ में नहीं बोल पाते हैं। तो ओल्ड मेथड जो है टीचिंग इंग्लिश के यूज़ किए जाते हैं। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, जो सिचुएशनल अप्रोच है, जो आज के टाइम की डिमांड है, वो आज भी टीचर्स जो है उसके लिए इतना अवेयर नहीं है और इतनी अच्छी तरीके से उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है इंग्लिश को लेकर के कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है इंग्लिश के सब्जेक्ट को लेकर के पर्टिकुलरली। कैसे नहीं है भाई, इंग्लिश जो है, फ्रॉम विच क्लास शुड द स्टडी इंग्लिश स्टार्ट्स, भाई किस क्लास से हमें इंग्लिश को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, शुड इंग्लिश बी अ कंपलसरी सब्जेक्ट, क्या कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश, ये आप देखेंगे। स्टेट वाइज भी आप देखेंगे, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास से या थर्ड क्लास से इंग्लिश को स्टार्ट करवाते हैं, वहाँ पर इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है फर्स्ट क्लास से, किसी में थर्ड क्लास से। कुछ बाकी स्टेट्स में आप देखेंगे वहाँ पर क्या है, प्राइमरी लेवल पर, खास करके आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में तो प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया जाता बच्चे को। आप क्या करेंगे, 5th तक तो बिल्कुल इंग्लिश को मतलब दिखाते ही नहीं, इंग्लिश कोई नाम की चीज़ होती है। 6th से आप क्या करते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि भाई इंग्लिश है आपके करिकुलम में। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से इसको जो है अप्लाई किया जाता है, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है इंग्लिश को लेकर के कि भाई कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, किस क्लास से स्टार्ट करना चाहिए, किस क्लास से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, और मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो क्या है, यहाँ पर यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है इंग्लिश को लेकर के। लेस यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, अब यहाँ क्या है कि ऑडियो विजुअल एड्स जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आपका टीचिंग जो मटेरियल माना जाता है, उसका बहुत ही कम यूज़ किया जाता है हमारे स्कूल्स में। इन आवर स्कूल्स देयर इज़ वेरी मच लेस यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स कह सकते हो आप, स्कूल्स कहते हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स एक्सपेंसिव एड्स कैन नॉट बी परचेज, बट whatever cheap ads are not used by teachers। ठीक है, वो भी टीचर्स के द्वारा यूज नहीं किए जाते हैं। भैया आप क्या कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, आप मॉडल्स बना सकते हैं, पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन टीचर्स के द्वारा वो एड्स को भी यूज करने के लिए जो है एक कोशिश नहीं की जाती है। आप देखते होंगे हम लोग जब बीएड करते हैं या अपनी टीचिंग ट्रेनिंग करते हैं तो बड़ा सजा सजा के ऐसे चार्ट्स बना करके लेके जाते हैं, प्रैक्टिकल्स बना करके लेके जाते हैं टीचिंग ट्रेनिंग के टाइम पे। किस लिए एम, लेकिन वहाँ पर भी सिखाने का नहीं होता, वहाँ पर भी एम क्या होता है, अच्छे मार्क्स लेकर के आने। प्रैक्टिकल में इतने अच्छे सजा सजा के चार्ट्स बनाने कि प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, लेकिन वो इंथुजियाज्म आपका जैसे ही टीचर बन जाते हैं वो खत्म हो जाता है। फिर ये चार्ट्स बनाना या बच्चे के लिए कोई एफर्ट करना टीचर्स के लिए क्या हो जाता है, सरदर्दी बन जाता है। तो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ा फंड होने पर भी आप ऑडियो विजुअल एड्स को आप इस्तेमाल करें या फिर टीचिंग एड्स को आप इस्तेमाल करें। टीएलएम आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं बच्चों के लिए, जो हैंडमेड चीज़ें हैं। अगर टीचर चाहे, एक टीचर के अंदर में प्रेरणा है बच्चों को सिखाने की, तो वो उनको किसी भी तरीके से सिखाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम। अब क्या है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है कि हम जो है
ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं हमेशा। देखिए 100 मार्क्स का पेपर होता है इंग्लिश का, ठीक है, उसमें से 90 आने वाला बच्चा आपका फर्स्ट हो जाता है, 80 आने वाला बच्चा आपका सेकंड हो जाता है। ये हमारा एग्जामिनेशन का सिस्टम है। यहाँ पे आपने कौन से स्किल को बच्चे की आपने जांचा, सिर्फ और सिर्फ उसकी राइटिंग की स्किल को आपने जांचा और आपने देखा वो कितना अच्छे से रोट मेमोराइजेशन कर लेता है। भाई जितने अच्छे तरीके से जिसने रट लिया उसके क्या होंगे, 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। आप उसको डेली लाइफ का एक सेंटेंस बनाने के लिए दे दीजिए इंग्लिश में, वो उससे करेक्ट नहीं बनाया जाएगा, उसके भी क्या होंगे, 100 में से 90 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम है जिसमें कि बहुत ही प्रॉब्लम है कि सिर्फ और सिर्फ राइटिंग के एस्पेक्ट को देखा जाता है, जांचा जाता है। बाकी के जो एस्पेक्ट है हमारे LSRW, मार्कर को क्या हो गया, LSRW जो है, जो आपका लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, इन तीनों को जो है टोटली नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर इस 100 मार्क्स में 60 मार्क्स का अगर आप रिटर्न लेते हैं तो बाकी 40 मार्क्स का आप बच्चे का ऑरल ले सकते हैं, उसकी स्पीकिंग को चेक कर सकते हैं, उसकी रीडिंग को चेक कर सकते हैं, उसकी लिसनिंग को चेक कर सकते हैं, वो कितने अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन करता है, उसका एक्सेंट कैसा है, बाकी सारी चीज़ें भी तो आप इसके अंदर में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पर अभी भी ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो चलता आ रहा है। अब फिर भी ये है कि NCF वगैरह आने के बाद में CCE जो है आपका लागू हुआ है, उसकी वजह से थोड़ी चीज़ों में चेंज आया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर अभी भी ट्रेडिशनल जो आपका एग्जामिनेशन सिस्टम है वही आपका चले जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ प्रॉपर टीचर एजुकेशन। अब हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि भाई टीचर को भी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, तो टीचर्स को ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ती है, क्योंकि टीचर्स को भी क्या है, एक प्रॉपर टीचर एजुकेशन जो है इंडिया में नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि हम बीएड वगैरह करते हैं या जो भी करते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, पर्टिकुलर जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है जितने कि आपके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर आपका फोकस ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब आप सीटेट का ही एग्जांपल ले लीजिए, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं कल को, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब मिल जाएंगे आप लोगों को बोलने वाले कि भाई आपको तो सिर्फ 90 मार्क्स लेकर के आने, क्या करना है इतना पढ़ करके। आपको ऐसे टैग वर्ड्स बताने वाले बहुत सारे हैं कि टैग्स याद कर लो, यहाँ पे ये वर्ड आएगा, यहाँ पे ये वर्ड आएगा, तो ये वाला मतलब ए लगाया ना, बी लगाया ना, सी लगाया ना। टैग वर्ड्स याद करना मैं नहीं कहती कि गलत है, टैग वर्ड्स आप याद कीजिए क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसके लिए आप वो रखिए कि भाई हाँ ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है बिल्कुल ही, तो ठीक है टैग वर्ड से आप उसको क्या है सही करके आ सकते हैं, कहीं ना कहीं काम कर जाता है कभी कभार। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टैग वर्ड से अगर आप पढ़ करके सीटेट क्लियर करने का सोच रहे हैं, क्लियर कर भी जाते हैं, तो आप भी कल को इन्हीं टीचर्स की कैटेगरी में खड़े होंगे जिन्हें कि बहुत अच्छे मार्क्स तो आते हैं लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों में जो है इंटरेस्ट नहीं जगा सकते, एक मोटिवेशन नहीं जगा सकते कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। तो इसीलिए सीटेट की प्रिपरेशन भी आप करते हैं तो कुछ सीखने के लिए प्रिपरेशन कीजिए ताकि आगे चल करके कुछ सिखा सके। अब यहाँ पे आपको ये सिखाया जा रहा है किस एज का बच्चा जो है किस मतलब मैच्योरिटी तक आ जाता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर लेता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तो आप टैग वर्ड्स याद कर लेंगे लेकिन आगे क्लास में जाकर के डमी नहीं मिलने वाले ना, आपको रियल बच्चे मिलने वाले हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलने वाले हैं। आपको जो बच्चों की स्टेजेस आपने देखी है, यहाँ पर जो साइकोलॉजी आपने पढ़ी है वो आपको आगे जाकर के देखनी है बच्चों में। और अगर आपने यहाँ पे सिर्फ टैग वर्ड्स ही याद किए हैं या फिर सिर्फ 90 मार्क्स का एक क्राइटेरिया आप लेकर के चल रहे हैं सीटेट में, तो आप उन बच्चों को नहीं समझ पाएंगे। आप इन्हीं टीचर्स की कैटेगरी में कल को खड़े हो जाएंगे जैसे कि हम टीचर्स आगे तैयार करते भी जा रहे हैं। तो जो भी पढ़ते हैं नॉलेज के लिए पढ़िए, उसको खुद को एज ए टीचर हमें क्या करना है, इंग्लिश के टीचर्स को अपडेट रखना है खुद को। जो नई नई वोकेबलरी आती है आप उनको पढ़िए, न्यू बुक्स आती हैं जो आप उनको पढ़िए ताकि आप वो चीज़ें बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सके एज ए टीचर। जो TLM आपसे मतलब अगर स्कूल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो आप एज ए टीचर जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं बच्चे के लिए आप वो कीजिए, ठीक है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आप एज ए टीचर कुछ एफर्ट करेंगे, कुछ बच्चे एफर्ट करेंगे तो चीज़ें जो है वो आसान हो सकती हैं। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक से जो कि पूछे जा चुके हैं आपसे पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, Which of the following is a value associated with an inclusive classroom? Inclusive classroom की, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कंपटीशन, सेकंड ऑप्शन है एनवी, थर्ड ऑप्शन है सिंपैथी या फिर फोर्थ ऑप्शन है कोलैबोरेशन। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या रहेगा, फोर्थ कोलैबोरेशन, यानी कि बच्चे जो है कोलैब में करके ग्रुप में बहुत अच्छे से सीखते हैं। आपको इंग्लिश सिखानी है, आप ग्रुप में उनको कुछ काम दे दीजिए, ग्रुप में एक डिस्कशन करने के लिए दे दीजिए। अच्छा भाई कल तुम लोग घर में क्या क्या किया सब लोगों ने, चलो ग्रुप में सब लोग बातें करो, कोई बात नहीं गलत बोलो, टूटा फूटा बोलो, लेकिन बोलो
तो सही, एक कॉन्फिडेंस तो आए बोलने का। कोलैब करके सिखाइए, कोलैबोरेशन करके प्रोजेक्ट दीजिए, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाइए उनको, ठीक है, हर एक चीज़ को सिखाने के लिए। नेक्स्ट है आपका द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज फेसिंग द मेन प्रॉब्लम ऑफ, कौन सी एक मेन प्रॉब्लम है जो इंडिया में फेस की जाती है? फर्स्ट है आपका एक्सेसिव यूज ऑफ टीचिंग एड्स, कि भाई हमारे पास में दुनिया भर की टीचिंग एड्स हैं, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड ओल्ड मेथड, ट्रेडिशनल और ओल्ड मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ गुड लर्निंग मटेरियल, गुड लर्निंग मटेरियल जो है हमारा उसकी कमी है हमारे पास में। बोथ बी एंड सी यानी कि सेकेंड और थर्ड आपका दोनों ऑप्शन है। बिल्कुल हमने अभी अभी पढ़ा, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में कि भाई क्या होगा, यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड ओल्ड मेथड, ओल्ड मेथड्स का ट्रेडिशनल मेथड का यूज किया जाता है, प्लस क्या है लैक ऑफ गुड लर्निंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल्स की कमी है, गुड लर्निंग मटेरियल हमारे पास में नहीं है, इतनी अच्छी स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट बुक भी हमारे पास में नहीं हो पाती इंग्लिश की जितनी अच्छी की होनी चाहिए, एक एडवांस्ड वोकेबलरी जो होनी चाहिए टेक्स्ट बुक में वो भी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड और थर्ड दोनों है। नेक्स्ट है आपका अ क्लास सेकेंड टीचर अंकिता यूजेस वेरियस टास्क सच एज क्रिएटिंग चार्ट्स, ग्राफ, ड्राइंग, गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग देम थ्रू पेयर और ग्रुप वर्क। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक टीचर है सेकेंड क्लास की अंकिता जो है वो अलग अलग टास्क के लिए क्रिएट करती है, चार्ट्स, ग्राफ, ड्राइंग्स वगैरह बनाती है, इंफॉर्मेशन गैदर करती है और फिर उसके बाद में उसको प्रेजेंट करती है और ग्रुप वर्क के साथ में, ठीक है। तो ये क्या है, किस तरीके का इंस्ट्रक्शन है? हेल्प लर्नर विद मल्टीपल इंटेलिजेंस टू परफॉर्म वेल एंड लर्न बेटर। भाई जो मल्टीपल इंटेलिजेंस के जो बच्चे हैं आपकी क्लासरूम में उनको क्या है, बेटर तरीके से समझने में वो हेल्प करेंगी। उसके अलावा सेकेंड ऑप्शन है इज अ वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग हर ऑन नॉलेज, भाई वो अपनी ही नॉलेज का जो है आपको दिखा रही है कि मेरे पास कितनी नॉलेज है, ठीक है। थर्ड है आपका ओनली हेल्प द ब्राइट लर्नर्स, ब्राइट लर्नर्स के लिए सिर्फ वो ऐसा कर रही है, ठीक है, सिर्फ जो 3-4 जो आंख के तारे जो बच्चे होते हैं इंटेलिजेंस उनके लिए ऐसा कर रही है। या फिर इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एन असेसमेंट, भाई एक असेसमेंट के लिए उनको जो है तैयार करने का ये बेस्ट तरीका है। तो बिल्कुल नहीं, अगर एक टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, वो चार्ट बना रहा है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है, किसी भी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट के लिए नहीं हो सकता कभी भी। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, हेल्प्स लर्नर्स विद मल्टीपल इंटेलिजेंस टू परफॉर्म वेल एंड लर्न बेटर। भाई कितने सारे लर्नर्स है आपकी क्लास में, वो अच्छी तरीके से समझ सकें, बेटर परफॉर्मेंस दे सकें, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। तो ये था आज का डिस्कशन। अगर आपको डिस्कशन पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जो कि कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जो सिर्फ 90 मार्क्स नहीं लाना चाहते, उससे बेहतर कुछ और अच्छा सीखना चाहते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर हिट करें क्योंकि मैं अपडेटेड वीडियो ज़रूर डालती हूँ विद इन 1 डे 2 डेज़, कई बार बीच में गैप हो जाता है बट डालती हूँ, मैं रेगुलर डालती हूँ। इंग्लिश पेडागोजी फिलहाल चल रही है, ईवीएस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप ज़रूर सबको शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।